स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। प्रबंध की प्रकृति और महत्व जानने से पहले आपको प्रबंध का आशय पता होना चाहिए, इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो प्रबंध का अर्थ हम देखते हैं कि क्या है। प्रबंध का अर्थ होता है, प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावपूर्ण एवं कुशलता से की जा सके। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन to achieve desired goals effectively and efficiently। आपको जैसे कि दिख रहा है इस डेफिनेशन में, ये एक प्रक्रिया है। ये किस प्रकार से एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम जो है डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, चीज़ें जो है या काम को जो है करवाने की एक प्रक्रिया है। ये काम को करवाने की क्यों? टू अचीव डिज़ायर्ड गोल्स, ताकि आपका जो भी उद्देश्य, आपकी संस्था का जो भी उद्देश्य है उसको आप प्राप्त कर सको। कैसे? चीज़ों को करवा के। बट अब यहाँ पे हम चीज़ों को करवा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें कैसे करवानी चाहिए? इफ़ेक्टिवली होना चाहिए और इफ़िशिएंट होना चाहिए। प्रभावपूर्ण तरीके से करवाना है आपको और कुशलता से करवाना है। तो आप किसी भी वर्कर से काम करवाएंगे, तो आप किसी वर्कर से काम क्यों करवाएंगे? टू अचीव डिज़ायर्ड गोल्स, ताकि आप कोई जो भी उद्देश्य आप आपकी संस्था का आप उसको पा सके। और उससे वर्कर से काम करवाने जो है वो आपको कैसे करवाना है? इफ़ेक्टिवली करवाना है और इफ़िशिएंटली करवाना है। प्रभावपूर्ण तरीके से भी करवाना है और कुशलता से भी करवाना है। जब आपकी संस्था जो है लोगों से काम लेगी इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली, प्रभावपूर्ण और कुशलता से, तो हम ये कहेंगे कि उस संस्था का जो प्रबंध है, उसका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है। बट अगर जो संस्था है वो अच्छे से काम नहीं ले पाई, मान लीजिए कि वो संस्था ने काम तो करवाया, इफ़ेक्टिवली करवाया, बट इफ़िशिएंट नहीं है, वो कुशलता से नहीं करवाया, प्रभावपूर्ण से करवाया, तो हम ये कहेंगे कि वो मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है वो मैनेजमेंट। तो इस डेफिनेशन में आप अभी ये आप सोच रहे होंगे कि इफ़ेक्टिवली या इफ़िशिएंटली क्या होता है, प्रभावपूर्ण और कुशलता में क्या अंतर है। तो अब हम इसका अंतर देखने जा रहे हैं। प्रभावपूर्णता का अर्थ होता है किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण करना, चाहे लागत कुछ भी हो। किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण करेंगे तो हम ये कहेंगे कि वो जो कार्य हुआ है वो प्रभावपूर्ण तरीके से हुआ है, इफेक्टिवली दैट वर्क इज डन। लागत कुछ भी हो, लागत उसमें कम ज़्यादा हो सकती है। इसमें लागत जो है उसमें आपका जोर नहीं दिया गया है। यहाँ जो केंद्र बिंदु है वो है समय, टाइम इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ इफेक्टिवनेस। सिमिलरली यहाँ पे कुशलता का अर्थ क्या होता है? कुशलता, इफिशिएंसी का अर्थ होता है कार्य को कम से कम लागत पर पूर्ण करना, डूइंग वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट। और यहाँ हमने इफेक्टिवनेस, प्रभावपूर्णता में क्या देखा था? डूइंग वर्क ऑन टाइम रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं कि इफेक्टिवनेस और प्रभावपूर्णता में समय पर ध्यान दिया जाता है, लागत चाहे कुछ भी हो। ठीक है, द वर्क शुड बी ऑन टाइम रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट कैन बी हाई और लो, बट द वर्क शुड बी डन ऑन टाइम इन इफेक्टिवनेस। बट इन इफिशियंसी द वर्क शुड बी डन विथ मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट यहाँ पे कम होना चाहिए, लागत कम होना चाहिए। तो हम ये जानेंगे कि प्रबंध कुशल है। अब इसको और अच्छे डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक केस लाई हूँ। हम इस केस पे नज़र मारते हैं और मैं आप इस केस को समझाती हूँ यहाँ पे आपको। चलिए केस देखते हैं। वैभव लिमिटेड है टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट। यहाँ पे वैभव लिमिटेड जो है उसका टारगेट है 10,000 शर्ट को प्रोड्यूस करना पर मंथ। हर एक महीने में उसकी 10,000 शर्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, 150 रुपीज़ पर शर्ट। और एक शर्ट की लागत कितनी आना चाहिए? 150 रुपीज़। हिंदी में भी देख लेते हैं। वैभव लिमिटेड का लक्ष्य 10,000 कमीज़ प्रति माह उत्पादन का है और एक कमीज़ की कीमत होना चाहिए 150 रुपये। किंतु क्या होता है यहाँ पे? द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव दिस टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ 160 पर शर्ट इन अ मंथ। अब उसने एक महीने में, जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने ये टारगेट अचीव कर लिया, एक महीने में भी कर लिया, बट यहाँ कॉस्ट क्या हो गई है? यहाँ कॉस्ट बढ़ गई है, 160 रुपीज़ पर शर्ट हो रही है। देख लीजिए, उत्पादन प्रबंधन ने इस लक्ष्य को 160 रुपये प्रति कमीज की दर से पूर्ण किया।
1 माह के अंदर वो काम तो कर लेता है, लेकिन उसकी लागत होती है 160 रुपये प्रति कमीज। तो अब यहाँ पे हमें बताना है टेल वेदर द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव और इफिशिएंट। बताइए कि उत्पादन प्रबंधक प्रभावपूर्ण है या कुशल है। अब आपको बताइए कि दोनों में से वो क्या है। तो देखते हैं हम। पहले हम प्रभावपूर्णता की डेफिनेशन पे फिर से आते हैं। प्रभावपूर्णता की डेफिनेशन में देख लीजिए आपको क्या लिखा है कि कोई भी कार्य समय पर पूर्ण करना। तो चलो हम ये देखेंगे कि इसने समय पे काम पूरा करा है या नहीं करा है। तो हमें जो समय दिया गया था, हमारा जो टारगेट था, उसका जो समय था वो था पर मंथ, मतलब 1 महीना। यहाँ हमारा जो समय था वो क्या था, 1 माह। प्रति माह उत्पादन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रति माह लिखा है। हमारा जो यहाँ लक्ष्य था वो प्रति माह मतलब 1 महीना था। यहाँ हमारा जो लक्ष्य था, टारगेट जो था, वो यहाँ पे हमारा 1 महीना था। तो और इनने जो हमारे उत्पादन प्रबंध है, उन्होंने इस लक्ष्य को जो है 160 प्रति कमीज की दर से पूर्ण किया 1 माह के अंदर। मतलब यहाँ उन्होंने 1 माह के अंदर कर दिया। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि उत्पादनकर्ता ने समय पर काम पूर्ण किया। तो उन्होंने समय पर काम पूर्ण किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रभावपूर्णता। क्योंकि किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण करना क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस और प्रभावपूर्णता। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पादनकर्ता जो है वो यहाँ प्रभावपूर्ण है। अब देखिए कुशल है या नहीं है। तो देख लीजिए, लागत थी 150 रुपीज़ पर शर्ट। हमारा जो टारगेट था उसमें हमको 150 रुपये एक शर्ट के जो थे वो लागत आनी चाहिए थी, वो कॉस्ट आनी चाहिए थी। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर ने ये अचीव करा टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ 160 रुपीज़ पर शर्ट। उन्होंने 160 रुपीज़ पर शर्ट पर इसको पूरा करा। तो यहाँ लागत बढ़ गई है। क्योंकि यहाँ लागत बढ़ गई है, तो अब देखेंगे तो यहाँ जो कुशलता होती है उसमें कम से कम लागत आनी चाहिए, बल्कि यहाँ लागत बढ़ गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है आपका उत्पादनकर्ता वो कुशल नहीं है। वो प्रभावपूर्ण जरूर है लेकिन वो कुशल नहीं है। तो हम आंसर देखते हैं, उत्पादन प्रबंधक प्रभावपूर्ण है क्योंकि उसने लक्ष्य समय पर प्राप्त किया किंतु कुशल नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव एज टारगेट कंप्लीटेड ऑन टाइम बट नॉट एफिशिएंट, क्योंकि उसने जो लागत ली है, उसने जो कॉस्ट ली है वो ली है 160 रुपीज़ पर शर्ट। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क के लिए एक केस दे रही हूँ। ये केस आपको समझना है और इसका उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। इसके उत्तर को, इसके आंसर को मैं कल बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें आपको कंफर्म करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है मेरे आंसर से चेक करके। इसको मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। रामा क्लॉथ लिमिटेड टारगेट इज़ टू प्रोड्यूस 20,000 बेडशीट। यहाँ रामा क्लॉथ लिमिटेड जो है उसको 20,000 जो है चादरें, जो बेडशीट है उसका प्रोडक्शन करना है। यहाँ पे भी टाइम आपका पर मंथ है, प्रति माह है। मतलब ये 20,000 जो बेडशीट है वो 1 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए। और इसकी कॉस्ट कितनी होना चाहिए, 500 पर बेडशीट होना चाहिए, या 500 रुपये क्या होना चाहिए, इसकी लागत होना चाहिए। अब लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्शन मैनेजर इस टारगेट को अचीव करता है 450 रुपये पर बेडशीट में। वो 1 महीने में ही करता है। 1 महीने के अंदर वो इस टारगेट को पूरा करता है, लेकिन कॉस्ट क्या आती है 450, और हमारे यहाँ कॉस्ट कितनी थी टारगेट में 500। तो अब आपको बताना है कि प्रबंधक प्रभावी है या कुशल है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो इफ़ेक्टिव है या एफिशिएंट है, या दोनों है। इसका आंसर आप अपनी कॉपी में उतारिए और मेरे उत्तर से नेक्स्ट वीडियो में आप उस आंसर को चेक कीजिए कि आपने सही करा है या गलत करा है। कोई डाउट होने पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबंध के कार्य व प्रक्रिया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो जो प्रबंध के कार्य होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसका जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है नियोजन का। सबसे पहला जो कार्य है वो नियोजन है। नियोजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग जो होती है एक बौद्धिक क्रिया होती है, एक मेंटल एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें आपको पहले से जो होता है निर्णय लेना होता है और खूब सोच विचार करना होता है, खूब अध्ययन करना होता है कि हमें जो कार्य करना है वो क्या कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करना है। जो भी हम काम करने जा रहे हैं वो जो है उसकी पूरी प्लानिंग करना, प्लान बनाना किसके अंदर आता है, नियोजन के अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर आता है।
अब इसके अंदर आपको जो है खूब सारे विकल्प होते हैं, विविध विकल्प आपके पास उपलब्ध होते हैं, उसमें से आपको सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना होता है, सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मान लीजिए कि आपने सोचा है कि हमें अब एक इंडस्ट्री खोलना है। आपने ये सोच लिया कि आपको इंडस्ट्री खोलना है, लेकिन जो इंडस्ट्री आपको खोलना है वो इंडस्ट्री में आप क्या बिज़नेस करना चाहेंगे, आप किस चीज़ का व्यवसाय करना चाहेंगे, ये हम प्लानिंग में सोचेंगे। दूसरा कि हम जो है इंडस्ट्री कब खोलेंगे, क्या टाइम पीरियड होगा, किस समय हम उसकी स्थापना करेंगे, उसकी स्थापना के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, कैसे हम उसकी स्थापना करेंगे, और जो है उसमें पूंजी कैसे आएगी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो होती है हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। तो हम एडवांस में पहले से सारी प्लानिंग करते हैं, सोच लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, एक मेंटल एक्टिविटी बोला है। यहाँ आप देखो नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट बताया था, क्या उसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपके पास वेरियस ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, सबसे अच्छे का चुनाव करना है, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव आपको चूज़ करना है। तो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं, तो हमको ये प्लान करना होगा कि हम इंडस्ट्री कब खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे, इंडस्ट्री खोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, कैसे खोलेंगे। तो उसमें मान लीजिए अगर आपको आपके बिज़नेस में आपको कैपिटल लगाना है, पूंजी लगाना है, तो यहाँ पे भी आपके पास बहुत से ऑप्शन अवेलेबल होंगे, बहुत से ऑप्शन अवेलेबल होंगे। जैसे कि एक पूंजी का स्रोत, आप पूंजी कहाँ से ला सकते हैं, आपकी पर्सनल सेविंग से ला सकते हैं, आप चाहे तो बैंक से लोन ले सकते हैं, चाहे तो फ्रेंड से लोन ले सकते हैं, रिलेटिव से लोन ले सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट करके शेयर ले सकते हैं, या आप जो है डिबेंचर जो है उसका निर्गमन कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं और व्यवसाय में पैसा ला सकते हैं, बिजनेस में आप पैसा ला सकते हैं। तो यहाँ पूंजी एकत्रित करने के कई ऑप्शन है, लेकिन हमें कौन सा ऑप्शन लेना है जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जिसमें बिज़नेस को आगे जाके फ़ायदा होगा, बिज़नेस को लागत कम लगेगी और जिसको वो बिज़नेस आसानी से क्या कर सकेगा, चुका भी सकेगा। तो यहाँ पे कैपिटल इकट्ठे करने के, कैपिटल जो है उसको इकट्ठा करने का भी खूब सारा सोर्सेज अवेलेबल है। तो इसलिए हमने ये बोला है कि प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं अमोंग वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है उनमें से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन। संगठन हमने पहली स्टेप में देखा कि हमने डिसाइड करा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो हमने प्लान्स बना लिए फर्स्ट स्टेप में। अब फर्स्ट स्टेप में आपने नियोजन तो कर लिया, आपने प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन अब उस प्लानिंग को क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान्स। सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान वी हैव टू डिवाइड द वर्क। हमको डिवाइड करना पड़ेगा काम। आपने वहाँ काम तो डिसाइड कर लिया है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, लेकिन आपको उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस कार्य का विभाजन करना पड़ेगा, उस काम को आपको बांटना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक विभाग या एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कार्य को बांट देते हैं, किसमें, अलग अलग विभागों के अंदर। उसके बाद अलग अलग विभागों को हम क्या करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, प्रोवाइडिंग अथॉरिटी, हम उनको अधिकार देते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार देना। कोई भी निर्णय लेना है तो निर्णय लेने की जो है पावर, जो शक्ति है वो जो है उनको देना। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी देना साथ में, मतलब उत्तरदायित्व देना। तो अगर आपने सामने वाले को काम दिया है तो ऑब्वियसली आप उसको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराएंगे अगर उसने काम गलत करा तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कामों को बांट देते हैं विभागों में, उसके साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और साथ में उनको अधिकार देते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं, समन्वय लाने के लिए, कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, ताकि जो काम है वो स्मूथली चलता रहे, काम में कोई रुकावटें ना आए और सबको अपना काम समझ पड़ जाए, सब अपना काम देख ले। ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट दो काम संभाल रहा हो, एक डिपार्टमेंट एक ही काम संभाले। इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कामों का विभाजन कर रहे हैं और उन्हें निर्णय लेने की अथॉरिटी दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर काम बांटा जाता है डिपार्टमेंट्स में, उनको अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय लाने के लिए, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम कहते हैं संगठन। तीसरा फंक्शन देखते हैं, तो तीसरा फंक्शन हमारा है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। हमने यहाँ पे प्लानिंग प्रक्रिया, हमने जो प्लानिंग था फर्स्ट स्टेप उसमें डिसाइड करा था हमको क्या क्या काम करना है और कैसे करना है। उसके बाद हमने संगठन बनाया, संगठन में हमने उस कार्य को विभाजित करा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग विभागों में। लेकिन विभागों में अगर लोग ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, तो
तो थर्ड स्टेप में हम उन विभागों को भरने का काम करते हैं। वी फिल दैट डिपार्टमेंट्स इन द थर्ड स्टेप इन स्टाफिंग नियुक्तिकरण। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट इज कॉल्ड स्टाफिंग। तो यहाँ पे नियुक्तिकरण का आशय क्या होता है कि संगठन के अंदर जो है रिक्त विभिन्न पदों को क्या करना है, योग्य व्यक्तियों द्वारा भरना है, योग्य व्यक्तियों द्वारा भरना है। अब यहाँ योग्य व्यक्ति, तो आपको ध्यान होना चाहिए योग्य व्यक्ति जो होना चाहिए। योग्य व्यक्ति का मतलब यहाँ है कि जो भी काम के लिए या जो भी पोस्ट के लिए आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं ना, वो बंदा जो है उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस काम को करने की। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं जो है हिसाब किताब का काम अकाउंट डिपार्टमेंट में किसी को अपॉइंट करती हूँ, तो उस जो इंसान है जिसको मैंने अपॉइंट करा है अकाउंट डिपार्टमेंट में, उसके पास जो है पूरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके पास सीए की डिग्री होना चाहिए, या फिर उसके पास अकाउंटिंग के अंदर किया गया कोई कोर्स होना चाहिए जिससे हमें पता पड़े कि वो अकाउंट्स जो है अकाउंटिंग वर्क अच्छे से संभाल सकता है। आप जो है अकाउंटिंग का वर्क किसी एक मार्केटिंग मैनेजर को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अकाउंटिंग जानता है, वो मार्केटिंग नहीं जानता है। सिमिलरली मार्केटिंग का काम जो है वो हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि वो सिर्फ क्या करते हैं, मार्केटिंग का जानते हैं, अकाउंटिंग का नहीं जानते। तो यहाँ जिस कार्य को दिया जा रहा है उस कार्य के लिए वो व्यक्ति योग्य होना चाहिए। तो सही कार्य को सही योग्य व्यक्तियों को देने का कार्य कहाँ होता है, स्टाफिंग के अंदर होता है, नियुक्तिकरण के अंदर होता है। नियुक्तिकरण जो होता है, स्टाफिंग जो होती है, इसके अंदर और भी कार्य होते हैं, जैसे कि भर्ती करना मतलब अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को आपको किसी भी कैंडिडेट को संस्था में अपॉइंट करना है, सिलेक्ट करना, उसका चयन करना है, तो सबसे पहले उसको ढूंढना पड़ता है हमें। तो लोगों को जो है मोटिवेट करना कि आइए आप और हमारी संस्था में जो है पद खाली है, उसके लिए आप क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। उसके बाद हम उसमें चयन करते हैं, अलग अलग इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं उससे, और मेडिकल टेस्ट होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें उसका सिलेक्शन होता है। उसके बाद अगर वो व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है तो स्टाफिंग के कार्य में प्रशिक्षण भी आता है। इसके बाद उसको प्रशिक्षण देना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है, ताकि वो काम को समझे कि उसे कैसे करना है। और लास्ट में अनुस्थापन, प्लेसमेंट। अगर उसको आपने चयन कर लिया है, उसको आपने ट्रेनिंग देती है, तो लास्ट का जो स्टेप होती है स्टाफिंग में वो होती है अनुस्थापन की, प्लेसमेंट की। यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति को परिचित किया जाता है, उसका जो है इंट्रोडक्शन दिया जाता है संस्था में, और उसे भी संस्था के जो उद्देश्य है, संस्था के जो नियम कानून है, वॉट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, ही विल गेट इंट्रोड्यूस टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो स्टाफिंग के कार्य में सारी चीज़ें आ जाती है। स्टाफिंग के कार्य में आपको सामने वाले कैंडिडेट को ढूंढना है, उन्हें मोटिवेट करना है कि वो आके अप्लाई करें जॉब के लिए, उसको सिलेक्ट करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको संस्था के रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून से अवगत कराना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पद है, जो भी पोस्ट आप जिसके लिए आप सामने वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो उस पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। हम आगे के फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। तो फोर्थ फंक्शन होता है मैनेजमेंट का डायरेक्टिंग, निर्देशन। तो हम देखते हैं डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। निर्देशन व्यक्तियों को आदेश देने, मार्गदर्शन देने, परामर्श देने, अभिप्रेरित करने एवं नेतृत्व प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, जिससे संगठन के उद्देश्यों की क्या हो सके, उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो आप यहाँ देखेंगे कि निर्देशन का अर्थ क्या होता है। निर्देश देना, किसी को जो है गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना, उनको लीड करना, इसका अर्थ होता है निर्देशन। आपने कई बार देखा होगा, आपने अपने घर पे देखा होगा, आपकी मम्मी आपको क्या करती है, डायरेक्ट करती है कि बेटा ये काम कर लो, बेटा ये काम कर लो, बेटा पढ़ लो। ऐसे आपको कई कार्य बताए जाते हैं। तो यहाँ आपकी मम्मा आपको क्या कर रही है, डायरेक्ट कर रही है। सिमिलरली आपने स्कूल्स में देखा होगा, स्कूल के अंदर आपको टीचर गाइड करती है, आपको टीचर गाइडेंस देती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और साथ में आपको डायरेक्ट करती है, आपको बताती है कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, और क्या असाइनमेंट करना है, आपको क्या होमवर्क करना है। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है सिर्फ निर्देशन देना,
आपको बताना कि आपको क्या करना है। डायरेक्टिंग के अंदर अब क्या होता है, डायरेक्टिंग के अंदर गाइड किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। गाइड किया जाता है, गाइड के अंदर आप जो है आपको बताया जाता है कि किसी भी कार्य को कैसे करना है, आपको एक मेथड बताई जाती है, प्रोसीजर बताया जाता है कि काम को करने का क्या तरीका है। काउंसलिंग के अंदर आपकी जो भी समस्याएं होती है उसको सुलझाया जाता है, उसके साथ आपको एडवाइस दी जाती है। आपको उसके साथ क्या दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। मोटिवेशन, मोटिवेशन का मीनिंग होता है आपको अभिप्रेरित करना, आपको प्रेरणा देना। सामने वाला व्यक्ति जो है कई बार काम नहीं कर रहा है, अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसका कोई कारण होगा, उस कारण को पता लगा के उसको क्या करना, प्रेरणा देना, ताकि वो खुद अपने मन से अच्छे से काम कर सके। उसको ज़बरदस्ती काम ना कराया जाए बल्कि वो अपने मन से क्या करे, कार्य करे। तो हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को, उनको अभिप्रेरणा देते हैं। अब यहाँ मोटिवेट करते हैं हम जब एम्प्लॉयज़ को अभिप्रेरित करते हैं तो उसको दो तरीके से आप मोटिवेशन दे सकते हो। आप दो तरीके से एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वो दो तरीका होता है, पहला एक तो नॉन मॉनिटरी अमौद्रिक और दूसरा मौद्रिक मॉनिटरी फॉर्म। अमौद्रिक और नॉन मॉनिटरी में जो होता है, सामने वाले की या तो आप तारीफ़ कर लो कि उसने बहुत अच्छा काम करा है। जब 4 लोगों के सामने एम्प्लॉय की तारीफ़ होगी तो उसको अच्छा लगेगा कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सामने मेरी जो है वो अच्छी खासी तारीफ़ हुई है, मैं और अच्छे से काम करूँगा। तो यहाँ पे वो क्या होता है, प्रेरित होता है। और ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको नॉन मॉनिटरी का, अमौद्रिक का। इसमें कोई भी मुद्रा का कोई भी जो है रोल नहीं है, कोई भी जो है आपका मनी फॉर्म का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो मॉनिटरी होता है, जो मौद्रिक होता है, उसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको प्रेरणा देनी है। लेकिन किस फॉर्म में प्रेरणा देनी है, आपको मनी रिलेटेड फॉर्म में प्रेरणा देनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में बोल दिया गया कि जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा बोनस मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति प्रेरित हो जाएगा कि मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा बोनस मिलेगा। और जो लोग अभी तक अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनका बोनस अपने आप कम हो जाएगा, तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा अपने बोनस को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ था, ये हमने देखा अभिप्रेरित करना। ये भी एक क्या होता है, निर्देशन का एक जो है पार्ट होता है, डायरेक्टिंग का एक पार्ट है। लीड करना, लोगों को क्या करना, नेतृत्व प्रदान करना। लोगों को नेतृत्व प्रदान करना, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को नेतृत्व प्रदान किया जाता है। तो आपने सुना ही होगा टीम लीडर शब्द। टीम लीडर का अर्थ क्या होता है, जो कि अपनी टीम को गाइड करे, बताए कि कैसे करना है, क्या करना है, हमें टारगेट दे, इतने समय में हमें ये चीज़ करना है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, गाइड करना है और लीड करने में एक छोटा सा अंतर होता है। गाइड करने में सिर्फ बताया जाता है कि काम को किस तरीके से करना है या काम कैसे करना है। लेकिन लीडिंग के अंदर क्या होता है, कई बार जो मैनेजर होता है, जो आपका लीडर होता है, वो खुद भी क्या करता है, टीम के साथ पार्टिसिपेट करता है, खुद भी काम करता है और काम साथ में करवाता है। अगर टीम को कोई दिक्कत आ रही है तो वो खुद भी एक पार्टिसिपेंट बन जाता है, वो खुद भी एक क्या हो जाता है, भागीदार बन जाता है कार्य को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो लीडर होता है वो खुद भी टीम के साथ शामिल होकर काम करवाता है। ये जो हमने निर्देशन देखा, निर्देशन में गाइड किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, मोटिवेशन किया जाता है, लीड किया जाता है पीपल को। तो क्यों किया जाता है, गोल्स को अचीव करने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। आपको एग्जांपल दे दूं, संगठन में जैसे कि आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, सेल डिपार्टमेंट का उद्देश्य क्या हुआ, सेल करना हुआ, बिक्री को बढ़ाना। तो यहाँ पे जो भी गाइडेंस दिया जाएगा, नेतृत्व दिया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, तो क्यों किया जाएगा इस डिपार्टमेंट में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके एम्प्लॉयज़। उनको ज़्यादा आप मोटिवेट करेंगे तो वो ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही पूरे संगठन में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। और सबका मेन उद्देश्य, पूरी जो संस्था होती है, पूरा जो आपका बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका पूरा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन गोल होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, ताकि आगे जाके बिजनेस जो है सर्वाइव कर सके, सस्टेन कर सके। ये हमने 4th वाला देखा। अब हम देखेंगे 5th वाला फंक्शन। तो 5th वाला फंक्शन होता है नियंत्रण। आपने नियोजन करा, प्लानिंग बनाई, फिर आपने संगठन बनाए कि कौन सा कार्य कौन से पद में दिया जाएगा। उसके बाद आपने लोगों को नियुक्त करा डिपार्टमेंट्स में। उसके बाद आपने जो है नियुक्त करने के बाद
आपने डायरेक्ट करा, निर्देश दिए, गाइड करा, सामने वाले को प्रेरित करा ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सके। अब लास्ट जो होता है फंक्शन होता है नियंत्रण का, कंट्रोल करने का। ऑब्वियसली आपने इतनी सारी मेहनत करी है तो आप चाहेंगे काम जो है वो कैसा हो, नियोजन के अनुसार हो। दैट द वर्क शुड बी अकॉर्डिंग टू प्लानिंग और अकॉर्डिंग टू प्लान्स। हमको यहाँ पे कंट्रोलिंग में क्या देखना होता है कि जो वर्क हुआ है, जो काम हुआ है वो प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। जो नियोजन में आपने प्लान्स बनाए थे, नियोजन किया था, उसके अनुसार जो है ये क्रियाओं का निष्पादन हुआ है या नहीं हुआ है, काम जो है वो उस हिसाब से पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम किस में देखते हैं, नियंत्रण में, कंट्रोलिंग में। नियंत्रण के कई तरीके होते हैं। अब जो तरीके होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि एक टाइम लिमिट दे दी जाती है, इस टाइम में आपको ये काम करना है। फॉर एग्जांपल आपको स्कूल में टीचर टाइम लिमिट दे देती है, ये असाइनमेंट आपको इतने टाइम में पूरा करना है। फिर वो असाइनमेंट अगर आपका पूरा होता है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर असाइनमेंट आप टाइम पे पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपके मार्किंग में कमी आती है। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है ताकि टाइम क्या हो, जो आपका जो काम है वो क्या हो, टाइम पर हो। तो यहाँ पे नियंत्रण का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि हमने जो भी काम करा है वो प्लानिंग के अनुसार हुआ है ये नहीं हुआ है, ये देखना। तो इसकी कुछ प्रक्रिया होती है, इसकी भी एक कोई प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम शॉर्ट में ब्रीफ में यहाँ देखेंगे। पहले क्या होता है, निष्पादन मानकों का निर्धारण, स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो भी आपको काम करना है उसका पहले क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड, एक जो है मानक तैयार किया जाता है कि जो काम है ये कैसा होना चाहिए। नॉर्मली हम ये प्लानिंग में कर लेते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं कि काम जो है कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सेल डिपार्टमेंट के लिए हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड करा, एक मानक डिसाइड करा कि इस मंथ की सेल कितनी होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। या हमने एक मानक, एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि यहाँ इस महीने की सेल कितनी होना चाहिए, 1 लाख। सेकेंड स्टेप क्या हुई, वास्तविक निष्पादन का माप जो है सेकेंड में हम मेजर करेंगे कि एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो असल में काम हुआ है हम उसको मेजर करेंगे कि काम कितना हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट की जो सेल हुई वो कितनी हो गई है, 90,000। ओके, फिर हम थर्ड स्टेप में देखते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि हमने कितना सेट करा था और एक्चुअल में कितना परफॉर्मेंस हुआ है, या हम चेक करेंगे। ये तो मैंने छोटा सा आंकड़ा दिया है। एक बड़ी संस्था के अंदर बड़े बड़े जो होते हैं, बड़े बड़े स्टैंडर्ड दिए जाते हैं और जो काम होते हैं वो भी एक जो है लार्ज स्केल में होते हैं, उनका कंपैरिजन होता है थर्ड स्टेप में। उसके बाद चौथा होता है विचलनों का विश्लेषण करना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मीनिंग होता है डिफरेंस। यहाँ हम पता करते हैं कि जो डिफरेंस आया है, यहाँ हमने कंपेयर करा तो यहाँ हमने अंतर पता करा होगा कि क्या अंतर आ रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 10,000। तो यहाँ 10,000 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि यह जो अंतर आया है, डिफरेंस आया है, कि क्यों आया है, इसका कारण हम पता करने की कोशिश करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, कहाँ पे हमने क्या गलती कर दी है जो ये सारा है, और अगर गलती करी है तो फिर हम उसको आगे भी क्या ये गलती रिपीट होगी, पहले ये गलती क्यों नहीं हुई है। हर चीज़ का यहाँ पे विश्लेषण किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि डिफरेंस क्यों आया है, कैसा आया है, पहले आया था प्रीवियस ईयर में कि नहीं आया है, बहुत सारी चीज़ों का। उसके बाद लास्ट होगा कार्यवाही सुधार करने हेतु, इम्प्रूवमेंट स्टेप्स। अब ये जो डिफरेंस आया है, ये जो हमारा नुकसान हुआ है, इसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, आगे एक्शन लेते हैं। अब एक्शन कैसे ले सकते हो, अब यहाँ पता करना पड़ेगा पहले आपको कि क्या कारण है। मान लीजिए कि 10,000 का अंतर इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है एडवर्टाइजमेंट वो अच्छे से नहीं हो पाई।
तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम एडवर्टाइजमेंट जो है वो बढ़ा देंगे, एडवर्टाइजमेंट के मेथड बढ़ा देंगे। मान लीजिए ज़्यादा सर्कुलर्स बनाएंगे, ज़्यादा सर्कुलर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप जो है टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट जो है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे, ज़्यादा रिपीटेशन बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट की स्टेप्स लेंगे ताकि ये डिफरेंस दूर किया जा सके।